गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके, और जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारतीय एग्रीकल्चर, तो हर क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से आपको पढ़ना है और साथ साथ नोट करते रहना है। देखना, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि पर इसकी हम एक रूपरेखा बना लेते हैं। पहले इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या होंगे आज, है ना, किस विषय पर या किन क्वेश्चंस पर ओरिएंटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो हो गया हमारा कृषि परिचय, इसमें कृषि का एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और सेकंड होगा इसमें कृषि क्रांति, जो विभिन्न क्रांति पूछी गई हैं, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, या फिर तिलहन से कौन सी संबंधित है क्रांति, झींगा मछली से संबंधित क्रांति कौन सी है, इत्यादि। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। हरित क्रांति और कृषि की शाखाएं, जैसे एपीकल्चर, पिसिकल्चर, मिसिकल्चर, ये सब चीज़ें होती हैं जो शाखाएं होती हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। और फसलों के रोग, जैसे आता है ना कि धान का रोग कौन सा होता है, मूंगफली का रोग कौन सा होता है। और एक कृषि अनुसंधान और संस्थान हमें पढ़ने हैं, है ना। और अन्य परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, तमाम इन चीज़ों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। खैर, स्टार्ट करते हैं। देखना, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन संबंधित है? एम.एस. स्वामीनाथन, जो एक कृषि वैज्ञानिक भी थे, एम.एस. स्वामीनाथन। तो इनके बारे में जीवन परिचय जान लेते हैं पहले। देखना, जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम। ये कुंभकोणम कहाँ होगा? तमिलनाडु में। कुंभकोणम तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कुंभकोणम में जन्म हुआ था। वैसे इनकी जो कार्यस्थली रही है ज़्यादा, वो केरल रही है, केरल। और जन्म कहाँ था वैसे? तमिलनाडु के कुंभकोणम में। कुंभकोणम भारत के अनुवांशिकी वैज्ञानिक, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये स्वामीनाथन। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज, है ना, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, संकर बीज विकसित किए, जिन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैसे इनकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, काफ़ी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो किससे सम्मानित किया था? पद्म विभूषण से। ये स्वामीनाथन का इसमें फोटोग्राफ दिया गया है। आगे देखिएगा, उपलब्धियां क्या थी, अचीवमेंट पद्म, ये स्वामीनाथन जी की। एक तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1967 में, यानी कि 67 से 67 ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, जिसमें हमने गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार, इन 4 फसलों को उत्पादन पर बढ़ावा दिया था। उसके बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, फिर पद्म विभूषण से, है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 1989। तो जो सम्मान में 3 बड़े जो पुरस्कार हैं वो स्वामीनाथन जी को दिए गए थे। 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैगसेसे पुरस्कार, याद रखिएगा, रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार दिया गया था। और 87 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, है ना, जो यूएनओ की तरफ से दिया जाएगा। और 1991 में अमेरिका के टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार भी एक विशेष अचीवमेंट कृषि कार्यों से संबंधित होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि हरित क्रांति का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर देखिएगा एक्सप्लेनेशन। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पूर्व डायरेक्टर विलियम गोड ने सबसे पहले प्रयोग किया था। विलियम गोड, याद रखिएगा, विलियम गोड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और इसके हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग, और भारतीय स्तर पर देखें तो स्वामीनाथन। बोरलॉग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखना, नॉर्मन बोरलॉग, ये बोरलॉग का फोटो दिया गया है, और ये मैक्सिको से संबंधित है। वैसे नागरिकता इनके पास अमेरिका की थी। मैक्सिको भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएगा। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, देखना, सम्मिलित रूप से शांति का पुरस्कार दिया गया था, जिसमें एक बोरलॉग भी थे।
तो नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। कांग्रेस जो इनको गोल्ड मेडल भी है ना, ये प्रदान किया गया अमेरिका में। इसके अलावा इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो स्वामीनाथन को भी दिया गया है और बोरलोग को भी दिया गया है ना। बोरलोग की अभी तो मृत्यु हो गई थी 1995 में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखना, जो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था उसमें स्पेशल गेहूं की खेती को उसमें बढ़ावा दिया गया था। गेहूं राष्ट्रीय स्तर पर देखें, गेहूं और चावल, और यहाँ पर खाद का भी काफ़ी प्रयोग किया गया था, जो फर्टिलाइजर्स होता है, खाद जैसे यूरिया खाद का प्रयोग। तो ऐसा बताते हैं कि 1961 में भारत में जो खाद का उपभोग था ये 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। या अगर हम बीघा में चर्चा करते हैं, ये लगभग 15 बीघा के बराबर होता है। देखना, बीघा कोई इंटरनेशनल इकाई नहीं होती, लेकिन ये हम अपने देश में बीघा में इसको ज़मीन को या पैमाइश करते हैं, तो 15 बीघे के बराबर होता है। तो पहले क्या था 1961 में कि 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर का मतलब 15 बीघे में कितना, 2 किलोग्राम यूरिया डलता था। और ये 2014 में बढ़कर 2014 में अगर डाटा देखते हैं तो 268 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। प्रति हेक्टेयर इतने किलोग्राम, ये इतना बढ़ा हुआ है। तो हरित क्रांति के लाभ भी बहुत हुए हैं, लेकिन इससे हानि भी, हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरकता कम होती जा रही है, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स या खाद का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने लगे। आगे देखते हैं प्रमुख क्रांतियाँ। देखना, जो क्रांतियाँ आई थी रिवोल्यूशन, क्रांतियाँ कौन सी किससे संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्रांति किसे कहते हैं। तो कम समय में अधिक परिवर्तन, कम समय में अधिक परिवर्तन, कम समय में अधिक परिवर्तन। अगर अधिक परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो या फिर कृषि से संबंधित है या किसी भी अन्य क्षेत्र से, शिक्षा से संबंधित है। तो हम प्रमुख क्रांतियाँ पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, NH क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ना, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान एक बनी हुई है प्रोजेक्ट। ये 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास को जोड़ती है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है, ऐसे सड़कों से संबंधित है। NH का मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रांति। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। आगे देखिएगा, दूसरी है फिर अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। तो इन्हें आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, बहुत ही लाभकारी होंगी आपके लिए। नंबर 3, इंद्रधनुष्य क्रांति किससे संबंधित है, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए। कौन सी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो क्रांति। नंबर 4, किर्सन क्रांति, किर्सन क्रांति बायोडीजल से संबंधित है, बायोडीजल या पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम, बायोडीजल या पेट्रोलियम। ओके आगे देखिएगा, नंबर 5, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित, चमड़ा उत्पादन, लेदर प्रोडक्शन। नंबर 6 है गंगा क्रांति किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। आगे नंबर 7, गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन के लिए, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी है, गुलाबी क्रांति। एंड नंबर 8, गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन, आलू के उत्पादन से संबंधित है ना। कभी आप ये समझे कि कद्दू या तरबूज से संबंधित। तो नंबर 9, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित, ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मत्स्य किसे बोलते हैं, जो हम समुद्र के अंदर कुछ भी पालन करते हैं, जैसे मछली पालन, कछुआ पालन, केकड़ा पालन, मेंढक पालन, मगरमच्छ पालन, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्रांति ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई हैं और आप इन्हें नोट करते रहिए। ये हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस का कुछ कलेक्शन तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन 11, ये परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित, भिंडी उत्पादन कौन सा है, परामनी क्रांति। नंबर 12, पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन से,
तिलहन जिससे हम तेल निकालते हैं ना, जैसे सरसों या फिर इसमें तिल आ जाएंगे, मूंगफली या सोयाबीन, जिससे भी तेल ऑयल सीड निकाला जाता है। नंबर 13 बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित। बादामी, कभी आप ये बादाम से समझें, है ना, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है। नंबर 14 भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी? भूरी क्रांति। नंबर 15 मोक क्रांति। मोक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित, मोटे अनाज है ना, ग्रेन आ जाएंगे जैसे गेहूं, चावल, मक्का, इस टाइप से। नंबर 16 रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। और नंबर 17 लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। देखना ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, टमाटर से भी है, टमाटर और मांस उत्पादन से भी है ना, जैसे मछली का मांस होता है ऐसे। नंबर 18 श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन वाइट रिवॉल्यूशन, है ना, इससे और भी बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी इससे संबंधित है। और वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, कुरियन ये केरल के हैं, ये वैज्ञानिक इससे संबंधित है। गुजरात में, सॉरी, गुजरात से संबंधित है। गुजरात में एक अमूल वो लगाए थे इन्होंने प्लांट, AMUL, अमूल, है ना, अमूल की जो चॉकलेट भी आती है, देखना ये शॉर्ट फॉर्म में होता है अमूल। A फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। A से क्या मतलब है? आनंद, आनंद वहाँ की एक जिला पड़ता है। और M से क्या आ जाएगा? मिल्क, आनंद मिल्क। L फॉर क्या बनेगा? AMUL, AMUL अमूल। U से यूनियन, यूनियन। L से लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल की फुल फॉर्म क्या हुई? AMUL, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 सदाबहार क्रांति जैव तकनीक से संबंधित है ना, बायोटेक्नोलॉजी से, सदाबहार क्रांति। नंबर 20 सुनहरी क्रांति, सुनहरी फल उत्पादन से संबंधित, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास से संबंधित, सूर्योदय क्रांति। नंबर 22 सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन किसे बोलते हैं? केसर को। तो केसर से संबंधित है ना, सेफ्रॉन के उत्पादन से संबंधित। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? कश्मीर। आगे 23 स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे? सीमेंट उत्पादन से। नंबर 24 स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। उर्वरक, है ना, देखना पहले भी आया था उर्वरक का, और ये भी उर्वरक का दिया हुआ है। नंबर 25 हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादनों से, जैसे गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा से संबंधित। नंबर 26 हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित। देखना हरित सोना, हरित क्रांति और हरित सोना क्रांति अलग अलग हैं, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। ये खाद्य उत्पादन से, और सोना क्रांति किससे? बांस उत्पादन से। बांस में के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? असम। और बांस एक प्रकार की घास होती है, विश्व में सबसे अधिक बांस का उत्पादन चाइना में होता है। आगे देखिएगा, कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एग्रीकल्चर को लेकर। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से हम किसका अध्ययन करते हैं? फल फूल और सब्जियों का अध्ययन। फल फूल सब्जियों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। सेकंड नंबर ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का मतलब है सब्जियों की कृषि का उत्पादन, सिर्फ इसमें सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। नंबर 3 फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का किससे? फूल की कृषि, यानी कि फूलों के उत्पादन से संबंधित फ्लोरिकल्चर। नंबर 4 पिसिकल्चर। पिसिकल्चर बोलते हैं व्यापारिक मत्स्य पालन। मत्स्य पालन यानी कि जो हम समुद्र के या जल के अंदर करते हैं, व्यापारिक होना चाहिए, जिससे हम व्यापार या व्यवसाय करते हैं। नंबर 5 एपीकल्चर। एपीकल्चर कहेंगे मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर, है ना। मोरिकल्चर भी वैसे इससे संबंधित है। और नंबर 6 मेरिकल्चर, समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनका उत्पादन करने से संबंधित कौन सा है? मेरिकल्चर। नंबर 7 सिल्विकल्चर। सिल्विकल्चर किसे बोलते हैं? वन कृषि का अध्ययन, है ना, वन कृषि यानी कि फॉरेस्ट्री, ये फॉरेस्ट्री से संबंधित। नंबर 8
सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क या रेशम का उत्पादन, है ना, जैसे शहतूत के पेड़ से बनाते हैं, और जो रेशम का कीट होता है उसको कोकून कहा जाता है। कोकून, कोकून, कोकून भी बोलते हैं और प्यूपा भी बोलते हैं। प्यूपा, प्यूपा जो कीट होगा अब ये रेशम बनाने की अवस्था में होता है। नंबर 9, अर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन कौन सा होता है? अर्बोरिकल्चर। आगे देखिए नंबर 10, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का उत्पादन, पोमोलॉजी फलों का उत्पादन। एक पामोलॉजी होता है, पामोलॉजी हस्तरेखा का अध्ययन, और पोमोलॉजी फलों का उत्पादन। यह ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर किसे बोलते हैं? जैतून की कृषि से संबंधित, है ना। ओलिव ब्रांचेज होता है ना, ओलिव, ओलिव किसे बोलते हैं? जैतून को। इससे हम तेल बनाते हैं जो खाद्य तेल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे सरसों का तेल होता है या फिर मूंगफली का तेल। आगे नंबर 12, विटिकल्चर, विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित अध्ययन को विटिकल्चर बोलते हैं। नंबर 13, साइट्रिकल्चर, नींबू वर्ग से संबंधित फलों, जैसे नींबू हो गया या फिर मौसमी या फिर संतरा, नींबू, सिट्रा, है ना, सिट्रा, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो क्या? साइट्रिकल्चर नींबू वर्ग के फलों से संबंधित। तो ये विज्ञान की कुछ शाखाएं थी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसल और उनके रोग, इससे भी क्वेश्चन बनता है ना, एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से इससे आएगा। क्या होता है? फसल और उनके रोग से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं, देखिएगा इसमें कुछ रोग दिए गए हैं और फसल का नाम दिया गया। जैसे खैरा रोग होता है, खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। तो पेन चेंज कर लेते हैं। खैरा रोग किससे आ जाएगा? ये धान से संबंधित, खैरा रोग धान से संबंधित। सेकंड नंबर इसमें लाल सड़न रोग, ये गन्ने में होता है, लाल सड़न रोग। तीसरा इसमें करनाल बंट रोग, एक याद रखिएगा, बंट के नाम से आता है। बंट रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। गेहूं का रोग कौन सा होता है? बंट रोग। श्वेत फफोला रोग, सरसों का रोग होता है। पानामा सूखा रोग, केले का रोग, है ना, पानामा सूखा या केला, केला सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर? केरल में। नंबर 6, अर्गट रोग, बाजरा में पाया जाता है अर्गट रोग। और नंबर 7, उकटा, उकटा रोग चने का रोग होता है। और नंबर 8, टिक्का रोग, बहुत ज़्यादा बात पूछा गया क्वेश्चन। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से, मूंगफली में होता है, यानी कि उसको खराब कर देता है। और नंबर 9, ब्लैक आर्म रोग, कपास का रोग होता है। कैंकर रोग, कैंकर रोग नींबू से संबंधित है, कभी इसको कैंसर समझे, क्या है? कैंकर रोग। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी हैं रोग, एक टेबल और देखिएगा। देखना है कलेक्शन बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको साथ साथ नोट कीजिए, और रिवीजन तो बस रिवीजन ही करते रहिए, आपका सिलेक्शन आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है। खैर, नंबर 11, ईयर कोकल रोग गेहूं से संबंधित है ना। कोयलिया रोग आम का रोग होता है, कोयलिया, है ना। फाइलोडी रोग किसका है? तिल का रोग, तिलहन। टंगरू रोग धान का रोग होता है, जैसे धान के दो, एक यहाँ पे आता है खेरा रोग और टंगरू, ये किससे संबंधित है? ये पत्तियों पर होता है कि धान में, चावल की खेती में। और एक होता है पीत शिरा रोग, भिंडी और पपीते पर होता है पीत शिरा। आगे देखते हैं, हेन व चिकन रोग अंगूर का रोग होता है। चिकन रोग किसमें? अंगूर का। अच्छा, बक आईटी रोट रोग किससे? टमाटर, है ना। रोट रोग, रोट ऐसे याद रखिएगा, टमाटर। ग्रासी सूट रोग गन्ने का रोग होता है, ग्रासी। अच्छा, मोलिया रोग किसका है? गेहूं का और जौ का रोग होता है। चूर्णल फफूंद रोग मटर का रोग होता है। और हरित बाली रोग बाजरा का रोग होता है। तो ये 20 या 21 इसमें कुछ फसलों के रोग दिए गए थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबका कलेक्शन हमने एक साथ ही तैयार किया है, तो आप इसे नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा। आगे देखते हैं, देखना कृषि से संबंधित कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें देखते हैं। पहला दिया इसमें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। दूसरा इसमें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ विश्वविद्यालयों के और संस्थानों के नाम हैं, इनको आप नोट करते रहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, रायपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, है ना, या छत्तीसगढ़ में। अच्छा, आगे इसमें गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, पंतनगर कहाँ? उत्तराखंड में, यूके में। अच्छा, आगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में। आगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, हिसार कहाँ? हरियाणा में, ये हरियाणा में आ जाएगा। और आगे इसमें लाला लाजपत राय
पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार। हिसार कहाँ पर? यह हरियाणा में। आगे देखिएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। पूसा कहाँ है? ये एक समस्तीपुर जिला पड़ता है, बिहार का समस्तीपुर। समस्तीपुर है ना, समस्तीपुर बिहार में है, बिहार में ये विश्वविद्यालय। आगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जैसे होता है ना, एक बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था इसमें झारखंड में, बिरसा रांची में। रांची कहाँ? झारखंड में। झारखंड में ये विश्वविद्यालय बिरसा मुंडा या बिरसा के नाम से याद रखिएगा। आगे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र इसमें दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है नई दिल्ली में, भारतीय कृषि अनुसंधान। आगे इसमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। करनाल का हरियाणा में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद ये भावनगर गुजरात में। अगर ये राष्ट्रीय ये आ जाए परिषद, तो परिषद कहाँ है? गुजरात में, ये गुजरात में है। आगे थर्ड, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। ये कहाँ? इज्जतनगर यूपी में, बरेली में आ जाएगा, बरेली, इज्जतनगर। आगे केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में, महाराष्ट्र में। अच्छा, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान, ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन इसमें है, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में, है ना, जो बोटनिकल होता है। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में, बिहार। ध्यान दीजिएगा, कभी आप ये मुजफ्फरनगर समझे, ये मुजफ्फरपुर। आगे इसमें राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र, नींबू अनुसंधान केंद्र, ये नागपुर। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। नंबर 5, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान, ये पुणे में। अंगूर कहाँ है? पुणे में संस्थान है। नंबर 6 में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, है ना, तिरुचिरापल्ली। ये तिरुचिरापल्ली कहाँ है? केरल में। तो त्रिची के नाम से शॉर्ट में इसको याद रखिएगा, केला अनुसंधान। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में। आगे इसमें राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, तो अनार अनुसंधान कहाँ है? सोलापुर में। सोलापुर कहाँ? महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र, है ना, पेकियांग, सिक्किम, है ना, ऑर्किड अनुसंधान केंद्र सिक्किम में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये झांसी में। झांसी कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे इसमें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर कहाँ? राजस्थान में। अच्छा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, है ना, घोड़ा अनुसंधान, ये कहाँ? हिसार। हिसार कहाँ? हरियाणा में। तो ये नोट कीजिएगा आप साथ साथ। आगे इस पर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? इसमें आंध्र प्रदेश में। आगे राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र, शुकर गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, याक, है ना, वेस्ट केमंग, ये शायद सिक्किम में है, सिक्किम। ओके, आगे देखते हैं, नंबर 16, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, है ना, मेजिफेमा नागालैंड में, मेजिफेमा नागालैंड में है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। आगे कृषि संस्थान देखिएगा, कुछ प्रमुख कृषि संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में। कटक कहाँ? उड़ीसा में। धान अनुसंधान या चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में। आगे सेकंड क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ? उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड आ जाएगा। आगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश में। दलहन यानी कि दालों से संबंधित है। आगे नंबर 4, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, है ना, तंबाकू एक कैश क्रॉप भी होती है, नकदी फसल। आगे नंबर 5, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और एक कोयम्बटूर में भी, कोयम्बटूर उसमें तमिलनाडु में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ये गन्ना प्रजनन संस्थान और ये गन्ना अनुसंधान संस्थान, दोनों को अलग अलग नोट कीजिए। केंद्रीय कपास संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में।
आगे क्वेश्चन, केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बैरकपुर। ये जो उससे मंगल पांडे से संबंधित भी है, जब 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे ये उसमें आएगा। नंबर 9, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में स्थित है। नंबर 10, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक में ये बागवानी अनुसंधान संस्थान। आगे देखिएगा, आगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। उपोष्ण जो उच्च अक्षांशों पर बागवानी होती है, लखनऊ में इसका केंद्र है। आगे केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में। ऐसे ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। वाराणसी का नाम बनारस भी होता है, बनारस यूपी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय कंदी फसलें अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम केरल में, कंदमूल होते हैं जिसे। केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। अच्छा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट। ये कालीकट कहाँ है? केरल में। ये वही केरल है जहाँ पर कभी वास्को डी गामा आया था। तो ये आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये कलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आगे नंबर 20, केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, मिट्टी है ना, सोयल कहाँ है? भोपाल में, एमपी में, भोपाल में स्थित है केंद्र। आगे केंद्रीय मृदा लवणता, मिट्टी में लवणता है, सैलिनिटी कितनी? अनुसंधान संस्थान करनाल कहाँ? हरियाणा में स्थित है। आगे पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान परिषद मखाना केंद्र सहित पटना में, यानी कि बिहार में स्थित है। नंबर 24, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो ये कृषि से संबंधित सारे अनुसंधान संस्थान एक साथ इसका कलेक्शन कर दिया गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गोवा में स्थित है। ऐसे ही केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग संस्थान लुधियाना में स्थित है। आगे देखते हैं, भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोंद संस्थान। रेजिन होता है जो पेड़ से हम तरल पदार्थ निकालते हैं, ये रांची झारखंड में स्थित है, झारखंड। ऐसे ही है केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। ऐसे ही राष्ट्रीय जूट और संबंधित रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ना, मखदूम ये उत्तर प्रदेश में ही है। बकरी अनुसंधान ये इज्जत नगर में भी है शायद एक। खैर, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार कहाँ पर? ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। आगे राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिकी संस्थान बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में। आगे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, ये उत्तर प्रदेश में, बरेली में, पहले भी क्वेश्चन आया था। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये कोच्चि कहाँ पर? केरल में स्थित। और ऐसे ही केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये इसके 40 क्वेश्चन थे। और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप ये अगर नोट कर रहे हैं तो आपको लाभ हो सकता है, वरना फिर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे चैनल हैं देखते रहिए, उनसे कोई खास ऐसे लाभ नहीं होगा जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन तभी हो सकता है। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कृषि पर आधारित लोग कितने हैं? 52%। भारत में 52% लोग कृषि पर आधारित हैं। आगे विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। ये भी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, कलेक्शन अलग से करना पड़ा है हमें। और आगे देखिएगा नंबर 3, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1974 में पांडिचेरी में, कृषि विज्ञान संस्थान। आगे यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। आगे देखते हैं, घी में वसा
ये वास लिखा हुआ है, ये वसा है, फैट वसा। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% है ना। और 1 ग्राम जो वसा होती है, 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी ऊर्जा होती है इसमें, 9 कैलोरी। ये हम उसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी में जब हमारा पोषणता का चैप्टर आएगा। आगे, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में कितना? 46%। और सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। आगे, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो B1 होता है। B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। थायमीन जो उसका यह विटामिन वो नष्ट हो जाता है चावल को धुलने से। क्वेश्चन है आगे, दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण। उसमें केसिन नामक एक प्रोटीन होता है, उसके कारण। दूध का रंग पीला होता है, जैसे गाय का दूध पीला होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। आगे, गाय के घी का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। जो पीलापन है ये भी कैरोटीन के कारण, और गाय का जो दूध है वो भी पीला होता है। ये तो अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में होता है एंथ्रेक्स रोग, एक सांस की बीमारी होती है। आगे, सबसे अधिक वसा पाई जाती है किसमें? रेनडियर के दूध में। तो रेनडियर होता है ये उसमें पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ पर बर्फबारी होती है, ध्रुवों पर पाया जाता है रेनडियर, याक जैसा होता है। तो इसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। और सबसे कम किस में होती है वसा? गाय और बकरी के दूध में। तो ये इसमें काफ़ी ये कलेक्शन हमने तैयार किया है, तो आप इसे नोट करते रहिए साथ साथ और इसका लाभ उठाइए अगर आप करना चाहते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस, है ना, CH4 उसमें गैस होती है। तो ये आपकी समझ अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। जहाँ पर भी आपको डाउट हो तो हर संभव उसका सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसको बस नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। हम डेली कोई नई वीडियो आपको लाते रहेंगे। अब हम टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाएंगे ऐसे, तो इससे बच्चों को ताकि ज़्यादा लाभ हो। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए।